तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। राहत इंदौरी साहब के इन शेरों के साथ हम आज के कार्यक्रम, आज की सुबह का आगाज करते हैं। नमस्कार, ए वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बयान में। और आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, कुछ नई उम्मीद, कुछ नई उत्साह, नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ। आपकी स्फूर्ति और आपकी ऊर्जा में इजाफा करते हुए आप बखूबी जानते हैं कि सुबह के वक्त हम आपके साथ कुछ बेहतरीन साझा करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक ऐसे खास अतिथि मौजूद हैं जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जिनसे हम बात करेंगे सरकार के द्वारा बनाई गई तमाम योजनाओं पर। सरकार किस प्रकार से आम जन की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए कितने प्रयास कर रही है। हमारे साथ आज मौजूद है, दिल्ली से आए हैं हमारे खास मेहमान श्री कविश शर्मा जी। कविश जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम बिहार बयान में। कविश जी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, हर व्यक्ति, हर तबके के लिए बेहतरीन प्रयास कर रही है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और इसके तहत भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिसका लाभ आमजन उठा पा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उठा पाएंगे। आपसे हम सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए ये जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसका कितना महत्वपूर्ण है, महत्व है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जैसे देश के अंदर एक आम व्यक्ति के लिए योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सरकार द्वारा समय समय पर भारत सरकार के अंदर योजनाएं लागू की जाती है और लागू होने के बाद में सरकार का यह प्रयास रहता है कि जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उस व्यक्ति तक कैसे पहुँचे। तो योजनाएं हर प्रकार से लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसके अंदर शुरुआत हम करें बच्चों के लिए, बच्चों में बालिकाओं के लिए, जैसे बालिकाओं के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की हैं। उसके बाद आप बात करेंगे किसानों के लिए, किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि बहुत सारे लोग सरकार के अंदर काम नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करते हैं, उनके लिए भी सरकार पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं। तो योजनाओं को एक आम व्यक्ति जो है वो तरीके से अपनी सारी चीज़ों को, ज़रूरत जो है उसकी, अपनी जो सैलरी उसको मिलती है पूरी, उसमें अगर नीड पूरी नहीं हो पाती है तो वो योजनाओं के तहत भारत सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनता है। अब वो लाभार्थी कैसे बनता है, जैसे हम बात करें कि बाहर अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई भी लैब टेस्ट है तो आप किसी में जाते हैं तो वो लैब की जो आपकी टेस्टिंग है वो 8,000 रुपये की है, 10,000 की है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और यही योजनाएं, जैसे आप ECHS का कार्ड बनाते हैं, केंद्र सरकार के कार्मिकों का CGHS का कार्ड बनता है और जो हॉस्पिटल इसमें इम्पैनल्ड होते हैं और फिर हम वहाँ पर जाते हैं तो उनकी जो रेट है, जो अमाउंट है उस हॉस्पिटल का, वो एक मिनिमम रेट हो जाता है। तो बाहर से उन लोगों को इतना ज़्यादा पैसा उस संस्थान के अंदर उस हॉस्पिटल को नहीं देना होता है, तो सीधे ही लाभार्थी को मिलता है। कई ऐसी योजनाएं होती है जिसके अंदर लोग अपना पहले जो भी उनके पास में धन है, जैसे एक बिल उनका आया है टेस्टिंग का 8,000 10,000, वो पूरा पैसा वो लगा देते हैं। उसके बाद में वो मेडिकल क्लेम के लिए उसको अप्लाई कर देते हैं, तो बाद में जिसको कहते हैं रीएम्बर्समेंट हो जाता है, तो वो बिल उनके खाते में सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचता है। सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जो भी पैसा है, चाहे वो किसानों के लिए योजनाओं के माध्यम से आता है, बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए पैसा आता है और मातृशक्ति के लिए जो भी हमारा पैसा आता है, वो सारा का सारा सीधे के सीधे खाता धारक जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में सीधा वो पैसा पहुंचे। तो इसको देखने के लिए सरकार समय समय पे मॉनिटरिंग भी करती है। इसकी कमिटीज़ भी सरकार द्वारा बैठाई गई है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विषय ना आ पाए, कोई घपला ना हो जाए कि ये पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में नहीं गया है। अब आप बात करेंगे कि शिक्षा के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत सारे लोग पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के बाद में वो मेरिटिशियस सर्टिफिकेट लेते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले बहुत सारे लोग माइग्रेंट हुआ करते थे, बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। आजकल इतना ग्रोथ नहीं है बाहर जाने के लिए, लोग अपने ही स्वयं देश के अंदर रह के
आज चाहे सरकार द्वारा आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पहले एक ही होती थी, लोग दिल्ली जाया करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यू के अंदर हम पढ़ेंगे, वहाँ के सेंट जोसेफ कॉलेज है उसके अंदर हमें एडमिशन मिलेगा, एसआरसीसी में मिलेगा। मगर आज आप हर क्षेत्र की बात करें, हर राज्य के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है। फॉरेंसिक जो हमारी सरकार द्वारा फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ भी एस्टेब्लिश कर दी गई है। रेलवे के लिए भी आप देखिए कि पहले दूसरे प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर जाके लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार ने इतनी अच्छी तरीके से योजनाओं में ये लाभार्थ किया है कि पहले हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से करें, उसका पूरा क्राइटेरिया पूरा फॉलो करें और उस क्राइटेरिया में आके हम उसको किस तरीके से हम उस सरकार की योजना का हम सीधे लाभ ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं उस तबके की जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल में आते हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके कल्याण और उत्थान के लिए भारत सरकार ने वित्तीय योजनाएं, कुछ विशेष प्रकार के वित्तीय योजनाएं वो लेकर आए हैं, कुछ इस पर बताना चाहेंगे आप? हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया है कि गरीब परिवार कल्याण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है उनके उत्थान के लिए, कि अभी वो कहाँ हैं और वो कैसे आगे बढ़ पाए। और शुरू से ही सरकार का ध्येय रहा है कि जो किसान हैं, अभी जहाँ पर वो थे, जैसे कि किसानों को उस टाइम के ऊपर खेती करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। किसी टाइम के ऊपर आपने देखा था, बहुत समय पहले की बात है, किसान बहुत सारे सुसाइड कर लिया करते थे, उनके पास में आवश्यक सामग्री नहीं हुआ करती थी, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, इतना पैसा नहीं हो पाता था कि अपने परिवार का लालन पालन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर आई है। जैसे कि मैं भी आपको बताऊं, जनधन योजना, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंदर गरीबों के पास में पहले अपना बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था। बहुत सारे किसान ऐसे थे कि बिचौलिया के थ्रू पैसा लेते थे। आज आप देखते हैं कि भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और जहां हमारे देश में किसानों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी की वजह से आज हमारा जो देश है आगे सिद्ध है। कहते हैं ना कि देश का जवान और देश का किसान, यही हमारे देश की आधारशिला है, आधार, यही हमारे देश का आधार और है। यही हमारे भारत जैसे देश की पहचान भी है। तो जो जनधन योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले के समय के ऊपर सभी लोग बैंक में जाके अपना अकाउंट नहीं खुलाते थे। अब ये एक मैंडेटरी हो गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो भी प्रत्येक किसान है उसका अकाउंट बैंक के अंदर जहाँ पे भी वो रहता है, उसका जो भी नियरेस्ट बैंक है उसमें उसका अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि जो भी सीधा जो अकाउंट में जनधन योजना के तहत जो पैसा है किसान का, वो किसी, जैसा अभी मैंने बताया था, बिचौलिया के थ्रू नहीं, सीधे उसके खाते में आए, जिससे कि किसान लाभार्थी हो सके। ये सबसे महत्वपूर्ण किसान क्रेडिट योजना, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट योजना, क्रेडिट योजना के आधार के ऊपर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान अपनी जब खेती करता है उसको बहुत सारी चीज़ों की समस्या आती है, तो उस समय जब अपने वो बीज वगैरह पूरा बो लेता है, उसकी जो अनाज है वो पूरे प्रारूप से होके जब पूरे तैयार हो जाता है, तो उसको करने के लिए उसको बीज और खाद्य खरीदना होता है। तो इस योजना के तहत, क्रेडिट योजना के तहत, वो बीज और खाद्य खरीद लेता है। तो ये भी हमारी भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और आज पूरे भारत भर के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेके आप केरल की बात करें, राजस्थान से लेके अरुणाचल की बात करें, या जहां सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि भारत सरकार का शुरू से यही एक प्रयास रहता है कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भारत सरकार की योजनाओं को हम कैसे पहुंचा सके। अब मैं आपको तीसरी योजना के बारे में बताऊंगा, पीएम किसान सम्मान योजना। इसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी की। इसके अंदर 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार रुपये उनके बैंक अकाउंट के अंदर सीधे आते हैं और साल के अंदर उनको 6,000 रुपये मिलते हैं। पहले मैंने अभी फिर बताया था कि उनको किसी बिचौलियों के थ्रू या मार्केट में जो भी दूसरे वेंडर्स होते हैं उनके थ्रू अपना काम नहीं करवाना पड़ता है, सीधे भारत सरकार का जो पैसा है वो उनके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आता है।
तो इसलिए भारत सरकार बहुत ही प्रयासरत है। और आप दिन प्रतिदिन देख भी रहे होंगे कि जो हमारे पहले किसान सुसाइड करते थे, या बहुत सारे किसानों को खाने की कमी होती थी, या उनके बच्चों को शिक्षा की कमी होती थी, किसी भी चीज़ के ऊपर, आज आप मान के चलिए कि परिवार में अगर किसान है तो पहले के टाइम पे किसान के बच्चे भी खेती करते थे, मगर आज के आप समय में देखेंगे किसान अपनी तरफ से खेती तो कर रहा है और बच्चे शिक्षा दीक्षा लेके स्कूल में जा रहे हैं और आगे अपने गाँव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी राष्ट्र का विकास जो है, वो राष्ट्र के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, और युवाओं की भूमिका आधारित होती है शिक्षा पर। अगर युवा शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश भी विकास की ओर अग्रसर होगा। और ऐसे में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना प्रभावी है हमारे युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए? देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत ही पूर्ण तरीके से प्रभावी है हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम किया है नई शिक्षा नीति के अंदर, इसको बहुत ही सरल तरीके से, सुचारू रूप तरीके से बनाया गया है, ताकि बच्चे इसको सही तरीके से अपना पढ़ सकें। जैसे कि इसके अंदर पूरा जो फाउंडेशन दिया गया है टाइम के ऊपर दिया गया है। जैसे स्कूल के अंदर जो सिलेबस होता था उसमें चैप्टर्स हमारे होते थे, 18 चैप्टर्स हो गए, 16 चैप्टर हो गए। अब उसको क्लास 1 में कितना इसको एनालिसिस करके बताया गया है कि प्राइमरी जो हमारी एजुकेशन है उसमें कितने चैप्टर होने चाहिए और किस लेवल तक होने चाहिए, और हाफ ईयरली तक कितना कोर्स होना चाहिए, और उसके बाद में एनुअल एग्जाम तक कितना होना चाहिए। सेम एज इट इज़ हमारी सेकेंडरी क्लासेस के लिए किया गया है। और इसी तरीके से आगे हम देखें तो जो हमारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, इसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काफ़ी जोर और ध्यान दिया गया है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी लोग बच्चे अपना कोर्स कर लें या सर्टिफिकेट कर लेते हैं, उसके बाद में उनको मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रह के वो अपना खुद ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब किसी के ऊपर उनको रहना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स किया है तो कंपनी यहाँ पर आके और मेरे को कैंपस प्लेसमेंट करे। उसके तहत बहुत सारे कैंपस में ऐसा होता है और बहुत बच्चे इसकी उम्मीद भी रखते हैं। मगर टेक्निकल एजुकेशन को जोर इस वजह से दिया गया है कि खुद भी वो अपना, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो जोर होता है शुरू से शिक्षा के ऊपर रहा ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप देखिए कि हमारे भारत सरकार में एक अलग से मंत्रालय इसका है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से जितने भी हमारे कौशल विकास के कार्य हैं, चाहे वो ज़मीनी स्तर के ऊपर हो, चाहे बीच वाले स्तर के ऊपर हो, चाहे हायर वाले लेवल के ऊपर हो, तो एक इसका एक माध्यम सीधा बन जाता है कि इसका हम शिक्षा का ग्रहण किस तरीके से करें। पहली बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा है नई शिक्षा नीति के तहत जो पूरी शिक्षा को डिजिटली इक्विप्ड किया गया है कि बच्चों को एक, अभी जैसे आप कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा कि बहुत सारे हमारे जितने भी बहुत सारे क्या बल्कि पूरा जो हमारा देश है वो ऑनलाइन डिजिटल क्लास ले रहा था। बच्चे अपनी जो आजकल ट्यूशन्स भी करते हैं ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू ही करते हैं। तो डिजिटलाइजेशन को हम कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्लासरूम्स कैसे डिजिटलाइजेशन के हिसाब से आगे हो, और इसका एक पूरा प्रारूप दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जो कि एक राष्ट्र के लिए जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। जी, जाहिर सी बात है कि इस बदलाव से हमें गहरा बदलाव अपने देश में देखने को हमें मिलने वाला है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति के अंदर एक चीज़ और आई है। जैसे बच्चे पहले 10+2 करते थे, उसके बाद में अपने जब कॉलेज में एडमिशन लेते थे, फर्स्ट ईयर में बच्चे के किसी कारणवश वो बच्चा आगे कॉलेज नहीं कर पाता था, फाइनेंशियल स्थिति के तहत कह लीजिए या किसी और स्थिति के तहत दे लीजिए, तो उसने अपने बच्चे ने पढ़ाई के लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। 2 साल बाद में फिर वो कॉलेज जाता था तो उसको फिर से एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेना पड़ता था। मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ है कि जब बच्चे ने फर्स्ट ईयर कर लिया है, उसके बाद में जब वो 2 साल बाद भी गैप देगा तो उसका जो एडमिशन है वो सेकेंड ईयर के अंदर होगा, किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी कॉलेज के अंदर। तो नई शिक्षा नीति के बहुत ही फ़ायदे हैं, और ये नई शिक्षा नीति को तैयार करने में भी बहुत समय लगा है। जगत भर से आप जानते हैं कि शिक्षावादों में बहुत सारे लोगों को विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया है, डिफरेंटली साइंटिस्ट को बुलाया गया, पूरे भारत में अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाया गया है। तो बहुत ही शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का इसमें विचार विमर्श साझा हुआ है, तब जाके हमारी भारत में नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। सरकार
केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है जिससे आमजन का भला हो, उनकी बेहतरी हो। कुछ योजनाओं का आपने जिक्र किया हमारे सामने। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की पूरी कोशिश है, पूर्णतः कोशिश कर रही है हमारी सरकार, केंद्र सरकार की आमजन का सर्वांगीण विकास हो, उनका सर्वांगीण उत्थान हो। इसमें फिट इंडिया की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिस पर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि सरकार किस प्रकार से युवाओं को इसमें इंक्लूड कर रही है, युवाओं को लेकर आ रही है और फिट इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है। क्या बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, फिट इंडिया जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और विशेषतर जैसे कि अभी आपने बताया युवाओं के लिए जगह जगह आप देखिए इसके लिए निर्देशित भी दिया गया है कि स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी ऑफिसेस के अंदर फिट इंडिया का जो प्रोग्राम है इसको किया जाए। जगह जगह इसके लिए आप देखिए कि जैसे दिल्ली में सैटरडे संडे इसके लिए मैराथन दौड़ भी होती है, उसको आप फिट इंडिया के रूप में भी देखते हैं। जगह जगह बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ाया जा रहा है। खेलो इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है वो भी किसी का पार्ट है भारत सरकार का। आप इसमें सबसे पहले कहेंगे कि किसी भी चीज़ में हमें आगे अच्छा काम करने के लिए फिट रहना बहुत ही आवश्यक है। और आप जानते हैं कि खेलों में हमारा जो भारत है वो पूरे एक विश्व पटल को छुआ है। अभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को विदेश में बहुत सारी गेम्स के अंदर हम लोगों के मेडल्स मिले हैं, गोल्ड भी मिला है, सिल्वर भी मिला है और ब्रॉन्ज भी मिला है। इससे पहले जो गांव के अंदर जो हमारे खिलाड़ी होते थे वो गांव तक ही सीमित रह जाते थे। अब सरकार द्वारा आप देखिए, चाहे नेहरू युवा केंद्र हो गए हमारे, या जगह जगह स्पोर्ट्स के जिम्नास्टिक सेंटर हो गए हैं, या जगह जगह बढ़ावा देने के लिए हर महीने में कोई एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है जिसके तहत स्कूल के बच्चे भी दौड़ रहे हैं, शिक्षक भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो जो लोग हैं वो गांव तक सीमित ना रह के आगे शहर तक जा रहे हैं, राजधानी तक जा रहे हैं, भारत की राजधानी तक जा रहे हैं और विश्व में भारत के अपना पटल, अपना जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसको ऊपर लहरा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिट इंडिया में आप मान के चलिए कि अभी पूरा देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेशन के साथ साथ में एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहा है। मोटिवेट के साथ में स्पोर्ट्स में कई प्रकार के गेम्स हो गई हैं। फिट इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि लोग दौड़ ही रहे हैं, खो खो ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, इंडोर गेम्स भी ले लीजिए, आउटडोर गेम्स भी ले लीजिए। जगह जगह जो ओपन प्लेग्राउंड है सरकार ने उसके अंदर झूले भी लगाए हैं। जब बच्चे मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी खेलने का प्रयास करते हैं। शाम को जिन लोगों के पास सुबह समय नहीं हो पा रहा है तो शाम को भी आप प्लेग्राउंड्स में देखिए कि पूरा एक हुजूम भरा रहता है। वर्किंग प्लेस के ऊपर भी आप देखिए, कहीं पे भी किसी भी राज्य में चल जाएंगे बहुत सारे ऐसे आपको सेक्टर्स मिलेंगे। इवन हम बाहर के प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट में तो है ही है, आईटी सेक्टर्स में देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, खेलों को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल से एक हमारा जो मस्तिष्क है वो भी बहुत सही तरीके से काम करता है। जैसे कि कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का राजमान होता है। तो खेलों के ऊपर सरकार प्रतिबद्ध है और मैं आपके इस माध्यम से लोगों को और आह्वान करूंगा कि ये जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो अभी पिछले हमने इतने देर से बात की, इन सब का लाभ ले। कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ के लिए आती है, तो सरकार द्वारा आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, सरकार द्वारा नोडल अधिकारी बनाए गए हैं हर जिले के अंदर। आपकी किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे आप जाइए, अपनी समस्या के बारे में बताइए और जल्दी रूप के अंदर इसका आपको निवारण बहुत ही सही तरीके से मिल जाएगा। हाँ, और रही खास बात खेलो इंडिया और फिट इंडिया की, आपके स्टेज से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर बढ़कर लोग हिस्सा लें। युवाएं भी, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, स्कूल के, कॉलेजेस के, ताकि संपूर्ण रूप से भारत एक अपनी नई दिशा के अंदर आगे चल के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नई दिशा की ओर अग्रसर होते हुए भारत उस चरम पर पहुंचे, उस शीर्ष पर पहुंचे जिसकी हम सभी कल्पना कर रहे हैं। विश्व गुरु का सपना जो हमने देखा है वो पूरा हो, और जल्दी पूरा होने वाला है। बिल्कुल, वो जल्दी पूरा होने वाला है।
सर, एक दौर हुआ करता था जब पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते, जो शासक हुआ करते थे, वो अपनी प्रजा से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बैठकें रखते थे, जहां वो प्रजा से सीधा संवाद स्थापित करते थे और प्रजा की समस्याओं को सुन पाते थे, समझ पाते थे। और ठीक उसी तर्ज पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सुंदर एक उन्होंने प्रयास किया, मन की बात का कार्यक्रम, जिसमें आधे घंटे में वो सीधा संवाद स्थापित करते हैं अपनी जनता से, देशवासियों से, और जनता उन्हें अपने परेशानियां, अपनी जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, वो ख़त के माध्यम से उन तक पहुंचाती है। अभी हमने कुछ रोज़ पहले ही 100वें संस्करण का हम सभी ने इसका हमने आनंद उठाया, हम सभी इसमें इसका हिस्सा बने और हमने उनके 100वें संस्करण को सुना, मन की बात के 100वें संस्करण को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ बेहतर किया है, उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और उनके साथ संवाद भी स्थापित किया। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और जिसको पूरी भारत में हमेशा जब भी कार्यक्रम आता है तो लोगों में एक जुनून होता है कि हम इसको देखें। और इस कार्यक्रम में जो भी आपने जैसा कि बताया कि 100th एपिसोड जो हुआ, इसको पूरे देश के अंदर आप जान के रखिए कि करोड़ों लोगों ने इसको सुना है, हर स्तर पे, बूथ स्तर पे, जिला लेवल पे, राजधानी पे। आप देखिए कि राजभवन में राज्यपालों के साथ में बहुत सारे जितने भी उस राज्य के प्रमुख लोग हैं, वो चाहे भारत सरकार का मंत्रिमंडल हो, किसानों ने, और जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य सरकारें के सभी लोगों ने, स्कूलों के अंदर भी आप देखिए कि इस कार्यक्रम को सुना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मन की बात से एक चीज़ और मुझे याद आई कि प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में आपने कहा कि जिन लोगों ने अपने समाज में और अपनी जहाँ जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका राज्य और राष्ट्र का नाम हुआ है, उसको मन की बात में वो ज़रूर जिक्र करते थे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी मन की बात में हम जितने भी सुझाव भेजते हैं, चाहे हम खत के माध्यम से भेजें, ईमेल के माध्यम से भेजें या पत्र के माध्यम से बाय पोस्ट भेजें, उन सब का जिक्र, मतलब जो एक छूने वाली चीज़ होती है दिल को, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो या कई जो किसी ने अपने एरिया के अंदर बहुत सारे पौधों का काम किया है, पर्यावरण के ऊपर काम किया है, या महिलाओं ने कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसको वो प्रसारित अपनी बातों के माध्यम से ज़रूर करते थे, जिससे कि एक व्यक्ति के साथ में अनेक व्यक्ति भी मोटिवेटेड होते थे। और आप इसी का ये देखेंगे कि जैसे कि अभी हमने बात की, स्पोर्ट्स की बात की, और कुछ भी नई चीज़ जब भारत सरकार की आने वाली होती है या नई शुरुआत अभी लॉन्च हुआ ही है, उसके बारे में भी वो जिक्र करते थे। बच्चों के साथ में वो परीक्षा पे चर्चा भी करते थे। इसी का एक माध्यम, एक कार्यक्रम आता था, आप देखते थे कि 10th और 12th के जब बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होते थे तब वो परीक्षा पे चर्चा भी करते थे, जिससे कि अभिभावकों का जो डर है या बच्चों का जो खौफ है बोर्ड क्लासेस को लेके, 10th और 12th को लेके, कि उनको किस परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, वो अपने साथ में फीलिंग लाके बच्चों के साथ में शेयर करते थे। मन की बात में आप ये देखें कि आप साथ में कि जिन लोगों ने, आप देखते थे कि पहले बहुत ही समाज में नामी गिरामी व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिलता था, और आज आप देखेंगे कि मन की बात में भी आपने जिक्र में सुना है और अभी हाल ही में जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं कि ऐसे नाम जो कि आपने कभी सुने ही नहीं थे। आप देखेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ गांव से किस इलाके में वो रहता है, ना कोई उसकी जाति, ना कोई धर्म, मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर रख के जो भी उन्होंने डिसीजन लिए सरकार द्वारा कि जिस व्यक्ति ने सही में कुछ काम किया है और उसके साथ में काफ़ी लोग मोटिवेट हुए वहाँ से और उसके राज्य में और आसपास में लोगों को खूब फ़ायदा पहुँचा है, उन लोगों का भी नाम उन्होंने सूची के अंदर डाल के और एक अपने राष्ट्र के प्रति एक कृतज्ञता के रूप के अंदर एक अपना धर्म को निभाया है। नहीं तो पहले आप देखते थे कि बहुत ही मशहूर लोगों के नाम आते थे कि ठीक है, इन्होंने राष्ट्र के लिए ये किया है, इनको पद्मश्री मिल गया है, इन्होंने ये कार्य किया है, इनको पद्मश्री मिल गया। इस बार जब आप सूची देखेंगे काफ़ी समय से, इस साल की, पिछले साल की, लास्ट 5-6 साल की आप सूची देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि जिनका नाम आपने कभी सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। जब आप राष्ट्रपति भवन में देखते हैं, प्रांगण के ऊपर जब वो चलते हैं, कई हमारे मजदूर, कई हमारे किसान लोग जब वहाँ पर आते हैं, जिनके पास चप्पल भी नहीं होती है, नंगे पैर जाके वो महामहिम राष्ट्रपति जी से वो पुरस्कार लेते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जब बात बताते हैं प्रधानमंत्री जी को, उसमें कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस अवार्ड के हम काबिल होंगे। और ये सारे अवार्ड देने के बाद में भी
वो उनके साथ में एक अपना आयोजित जो ऑफिशियल लंच या डिनर होता है उसके ऊपर भी वो उनके साथ में वार्ता करते हैं। राष्ट्रपति भवन में तो कार्यक्रम होता है, उसके बाद में भी उनसे वो समय लेके कुछ ना कुछ सीखते ही हैं कि हम उसको कैसे आगे करें, और सीख के वो अपनी मन की बात में बताते हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने मन की बात में बताया है कि बच्चों ने खत लिखा था कि स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, पुल से जाना पड़ता है। आप देखिए कि बहुत सारी जगह उन्होंने ब्रिजेस बनवाए हैं। चारों चौमुखी दिशा के अंदर कार्य तो हो रहा है सरकार का, पूरे भारत में हो रहा है, चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए, एजुकेशन में देखिए, हेल्थ सेक्टर में देखिए, आईटी सेक्टर में देखिए, हर जगह सरकार का चौमुखी विकास हुआ है, चौमुखी कार्य हुआ है। तो मन की बात कार्यक्रम से काफ़ी लोग प्रभावित भी है और एक नई चीज़ सोचने को, समझने को हमें मिलती है और मोटिवेट होते हैं। और 100th एपिसोड बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज कहाँ तक 100th एपिसोड के ऊपर आप देखिए, संडे को लोग जिनके पास में टीवी भी नहीं है तो एफएम लगा के सुनने लग जाते हैं। लोग गाड़ी में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो अपने मोबाइल में उसको सुनना शुरू करते हैं। तो लोग हमेशा मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से, और मोटिवेट से उनको कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि राजा के साथ में जो प्रजा का सीधा संवाद है, तो इसी में ही समस्याएं निकल कर आती है। इसी में ही एक जो राजा है उसको पता लगता है कि मेरे राष्ट्र को कैसे और मजबूत किया जाए। और अगर हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, माध्यम अलग अलग चैनल होते हैं, तो उसमें वो बात राजा तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हमारी सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही है जो आम जन की बेहतरी में निहित है। जानना चाहूँगी आपसे कविश जी, अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान जिसकी शुरुआत, जिसका प्रारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज हर गांव, हर क्षेत्र, हर ज़िले में, हर शहर में इस अभियान को बढ़ चढ़ कर बुलंद किया जा रहा है और लोग भी इसमें हिस्सा बन रहे हैं। इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और बात की, बहुत बार ऐसा भी अखबारों में आता है, न्यूज़ चैनल्स में भी हमें ये खबर देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा साफ और स्वच्छ शहर का एक पुरस्कार मिला है और उनका नाम उसमें दर्ज हुआ है। इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, और जैसा कि अभी आपने बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था और जिसको प्रधानमंत्री जी अपनी दिशा में अग्रसर करते हुए इसको आगे लेके गए हैं। आज आप देखेंगे गाँवों के अंदर भी एक समय सीमा रहती थी कि पहले लोग अपने घर से जो कूड़ा होता था, कचरा होता था, उसको घर के बाहर ही फेंक देते थे। शहर में भी ऐसे ही करते थे, जहाँ पे भी चलते थे रोड के ऊपर उसको डाल देते थे। आज प्रॉपर तरीके से एक कचरे वाली वैन आती है, उसका समय हर ब्लॉक के ऊपर निश्चित रहता है और उस वैन के अंदर ही सभी लोग अपना कचरा उसमें डालते हैं। उसके बाद में आप ये देखिए कि गीले कचरा और सूखा कचरा, इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट हुआ है। पहले लोग एक साथ ही डाला करते थे, अब दोनों कचरों का डिफ्रेंशिएट करके उस गाड़ी के अंदर, वैन में डाला जाता है। और उसके बाद में जगह जगह स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन किया गया है। आप देखिए पूरे भारत में, चाहे हमारी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CISF, CRPF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये हमारे जितने भी स्कूल हो गए राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, आप जगह जगह जाके देखिए कि एक तिथि ही निश्चित नहीं है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान इसी तिथि के ऊपर करना है। हर 15-20 दिन में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने के अंदर समय समय पे कैंपेन किए जाते हैं। इसके लिए स्टार्स को भी नॉमिनेट किया गया है, इसके बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाया गया है, जिससे कि लोग इससे मोटिवेशन हो सके और जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसको सही जगह के ऊपर डाले। ऐसा ना कि पूरा शहर गंदगी के अंदर बिखरा है, गांव पूरी तरीके से बिखरा है। और आप देखिए कि पहले का टाइम कैसा था और आज का टाइम कैसा है। और अभी जैसा कि आपने बताया है कि बहुत सारे लोगों को इसमें अवार्ड्स भी मिला है, बिल्कुल मिला, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे आप देखिए इंदौर, हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर का उसको अवार्ड मिला है। हर टाइम एक कैटेगरी फिक्स होती है, राज्यों की सूची आती है, शहरों की सूची आती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, भारत सरकार की टीम उसको जाके चेक करती है, उसमें से फिर अपने मापदंड से जो चीज़ें मिलती हैं उनको सही तरीके से फिर कैटेगराइज करके उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करती है। तो ये बहुत बड़ी भागीदारी है और आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें
और स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है भारत बिल्कुल, सरकार और इस का। अभियान को सफल बनाएं, क्योंकि सरकार तो बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन हम आम जन की भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका हमें निर्वहन करना होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को किस प्रकार से हम सफल बनाएं, इसमें हमारी महत्ती भूमिका देखने को ज़रूर मिलती है। इसलिए अपना प्रयास ज़रूर करें और अपने राष्ट्र के स्वच्छता में अपनी भूमिका ज़रूर दें। सर, जानना चाहूँगी आपसे कि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। फिट इंडिया की हमने बात कर ली, स्वच्छता अभियान की हमने बात कर ली, सरकार खेल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, गरीबों को लेकर के, वृद्ध जो हैं उनके वृद्धा पेंशन योजना, ऐसे तमाम तरह की योजनाएं ला रही है। लेकिन हमारी सरकार का ये प्रमुख उद्देश्य है हमारा सर्वांगीण विकास हो, हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर मैं बात करूँ योग की, तो योग आज देश के पटल से निकलकर विश्व स्तर पर योग ने अपनी छवि बना ली है और विश्व स्तर पर लोग इसे सराह रहे हैं और योग के ज़रिए से वो लाभ उठा रहे हैं। और अभी आने वाले महीने में ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत सरकार की भी बहुत अच्छी कोशिश है, महत्वपूर्ण कोशिश है कि योग को और बढ़ावा मिले। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी जैसे कि आप सब विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। और योग, अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि चाहे खेलो इंडिया हमारा प्रोग्राम है भारत सरकार का, या फिट इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार का, वैसे ही योग तो हर जगह शुरुआत से इसको लोग पहले से करते आ रहे थे, मगर इसको अब और तरीके से मोटिवेशनल रूप से कराया जा रहा है। जगह जगह क्लासेस इसकी ली जाती है। जिन लोगों के पास में सुबह टाइम नहीं है उनकी शाम को क्लासेस होती है। मॉर्निंग आवर के अंदर भी स्कूल्स के अंदर बच्चों को योगा कराया जा रहा है। आप सुबह सुबह प्लेग्राउंड्स में देखेंगे, डिफरेंट पार्क्स के अंदर देखेंगे, बहुत सारे लोग ग्रुप के अंदर योगा करते हुए आपको नज़र आएंगे। और आपने सही कहा कि इसका एक विश्व पटल के ऊपर नाम हुआ है। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन योग करना चाहिए। आप देखिए कि हमारे खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद योग भी करते हैं और इसको आप ये देखिए कि इसका भी कैंपेनिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से पूरे भारत में है। दिवस मनाना एक अलग बात है, मगर इसको भी हर महीने 2 महीने के अंदर कैंपेनिंग की तरह कराया जाता है। इसके भी कई सारे स्टार्स नॉमिनेट किए हैं कि इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का जो स्तर है हमारा, जैसे पिछले साल का मैसूर में हुआ था, अब इस साल का कहाँ होगा, भी जगह की प्लेस आ जाएगी। तो हर जगह और वो प्लेस पे तो मनाया ही जा रहा है, मगर पूरे भारत में इसको और पूरे विश्व के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय रूप के ऊपर इसकी पहचान मिली है। योगा में आप चाहे सूर्य नमस्कार देख लीजिए या दूसरे डिफरेंट आप योगा देख लीजिए कि इससे बहुत सारे आसन हैं। हाँ, बहुत सारे आसन हो गए हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आप साइंस की आप बात करते हैं, हम साइंस ने बहुत तरक्की की है, तो डॉक्टर्स भी पेशेंट को यही सलाह देते हैं बहुत सारे समय के ऊपर कि आप योगा करिए, आप योगा करिए। माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डेली हेडेक होता है, जिन लोगों को विटामिन्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ों का एक उपचार है कि हम योगा करें। प्रतिदिन अगर हमें आधा घंटा समय भी दे तो योगा पूर्ण रूप से इसको निश्चित कर सकते हैं और इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, हर आयु वर्ग के लोग योगा करें और योग से खुद को भी स्वस्थ रखें और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो, ये सभी की कामना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही कोशिश है और उनकी भी यही कामना है। देखिए, योगा से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोरोना जब हमारे भारत में अभी था और अब तो बहुत ही कम है, ना के बराबर में है। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने उस समय योगा भी किया है। सांस लेने की लोगों को प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे टाइम के ऊपर लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कतें आई कोविड के बाद में भी। तो आप देखेंगे कि योगा से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी बीमारी से आपको दूर कर देता है और एक राष्ट्र के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री जी की एक और बहुत अहम कोशिश है और ये जो नारा है वो बुलंद हो चुका है हमारे पूरे देश में, वोकल फॉर लोकल। और अब उन्होंने कुछ ही दिन पहले मन की बात में उन्होंने कहा था लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का ये जो नारा अब उन्होंने बुलंद किया है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी बहुत ही शुरू से प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल के लिए, आप देखते हैं। और अभी नारा भी 100 एपिसोड के अंदर उन्होंने किया है। जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे जो लोकल वैसा ही लोग हैं, जैसे अब यहाँ पर पटना है, बिहार है, तो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है जो
लोग उसको तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गई, या आपका जो मधुबनी का जो कपड़ा होता है किसी भी तरीके से, या जो गौशाला आप लोगों को मान सम्मान में पहनाते हैं, आप देखिए उसके ऊपर जो लोकल जिन कारीगरों ने उसको बनाया है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे भारत में आप देख लीजिए, खादी इंडिया को आप हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट हो रहा है, क्योंकि आप उसमें ये नहीं है कि कोई चीज़ कहीं से बनकर आ गई और सामने आपके पेश कर दी गई है। बहुत ही नीचे लेवल से जहाँ से भी वो चीज़ बनती है, कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, लोग किस तरीके से सिलाई उसको करते हैं, बुनाई करते हैं, पूरा उसको फ्रेशनिंग करके नीचे लेवल से लेके वो कहाँ ऊपर तक पहुँच रहा है, फिर वो कहाँ राजधानी और महानगरों के अंदर जा रहा है। और वो चीज़ जो क्राफ्ट है, एंटीक पीस है, वो देखने में ही बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। इसलिए कहीं पे भी जाते हैं, हमारे भारत में जो विदेश से मेहमान आते हैं, या जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी दूसरे देशों में जाते हैं, आप देखते हैं कि भारत की जो लोकल फॉर वोकल की चीज़ है वही उनको भेंट करते हैं। या जब बाहर से भी लोग आते हैं तो हम भी उनको वही चीज़ भेंट करते हैं, या एक राज्य से हम दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ पे भी उन्हीं चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं। चाहे आप दीपावली के टाइम देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि जो दिए हैं, वो जो कारीगर बनाते हैं मिट्टी के दिए, उसको लोग खरीदने के लिए अपना लेते हैं। वो भी वहीं अपने कई चीज़ों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दीजिए। चाहे आप कपड़े के रूप में देख लीजिए, वस्त्र के रूप में आपने देख लिया है, किसी भी चीज़ के ऊपर देख लीजिए, पेंटिंग के रूप में देख लीजिए, एंटीक पीसेस के रूप में देख लीजिए, वोकल फॉर लोकल तो बहुत ही, और हम लोगों को भी इसको बढ़ावा ही देना चाहिए। एक और बहुत अहम सवाल जिससे आने बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में एक बहुत गहरा बदलाव देखने को मिला है, वो है डिजिटलाइजेशन। अगर हम पेमेंट की बात करें, यूपीआई हर जगह, यूपीआई बहुत सारे सरकार के ऐप भी आ गए हैं जिसके ज़रिए लोग इस ऐप के थ्रू, यूपीआई के ज़रिए पेमेंट और ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इसका एक बहुत गहरा प्रभाव भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर देखने को मिला है। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी 3 स्कीम्स के बारे में बताया था, चाहे किसान की है या किसी भी चीज़ के लिए है, डिजिटलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है आज के दौर पे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस अकाउंट में गई है, कहाँ क्रेडिट हुआ है, कहाँ डेबिट हुआ है, उसके तौर के ऊपर आपको तुरंत पता लग जाता है। और ये सामने एक जो फ्रेश चीज़ है वो सामने आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं रहता है कि आप गए, आपने पैसे कैश किसी को दिया, वो कोई बिचौलिया है, उसको ले गया, 10,000 उनको दे दिए, उसके बाद में उन्होंने दे दिए, उसका कोई हिसाब किताब कहीं पे भी नहीं रहा है। मगर डिजिटलाइजेशन से आप देखिए पूरा देश व्यापक, पूरा समाज, हर जगह आजकल आप देखिए कि पेटीएम है, कहीं पे भी आप जाइए, आप अगर कहीं से दूध भी लेते हैं तो कहते हैं पेटीएम कर दीजिए। डिजिटलाइजेशन आप देख लीजिए, बैंक में आप जाइए, पहले आपको लाइनों में खड़े होकर पासबुक्स की प्रिंट आउट करानी पड़ती थी, या जो कैश था वो जमा कराने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। आजकल मशीन सेटअप है। डिजिटलाइजेशन देखिए, उसमें पैसे डालिए और आप देखिए कि कैसे आपके पैसे जमा हो जाते हैं, कैसे पासबुक्स आपकी प्रिंट हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए डिजिटलाइजेशन बिल्कुल, आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसका सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। और इसी सुदृढ़ता को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार की ये कोशिश है कि यूपीआई पेमेंट्स का जो ये मेथड है, इसे लाया गया और देशवासी इसे अपना रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये बहुत आम बात है और ये बहुत सहूलत भी है, लोगों को इसमें सुविधा भी हो रही है, पेमेंट करने में, ट्रांजैक्शंस में लोगों को आसानी हो रही है। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना बैंक में जाना पड़ता है, घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो ये सारी प्रक्रियाओं को अपना लेते हैं, मोबाइल में अपना लेते हैं। पहले के समय पे डिजिटलाइजेशन नहीं था तो एक आम व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो अब किसी भी चीज़ का भ्रष्टाचार नहीं है और जगह जगह पे सरकार बहुत ही सतर्क है और सारी चीज़ मॉनिटरिंग होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और किसी भी तरीके में किसी को भी चीज़ की आवश्यकता है जहां उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जगह जगह हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इवन बैंक्स ने अपने दे रखे हैं, जिले में हर जगह नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं कि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी, आप वहां पे जाइए और उस समस्या का आपका समाधान होगा। चाहे ऑन द स्पॉट ना हो, 2-4 दिन 5 दिन बाद अवश्य रूप पे हो।
सर, एक और बहुत अहम विषय है जिस पर हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासभा में भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया, पेश किया गया वह एक प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया गया, जिसे मंजूरी दी गई कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल माइलेट वर्ष घोषित किया गया। इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे, जिसमें कई ऐसे देश हैं जिसकी मंजूरी इस विषय पर मिली, इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स घोषित किया गया और इसका सभी लोगों ने 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित करने का संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य, जो खाद्य सुरक्षा है और पोषण के लिए जो मोटा अनाज है के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, मोटा अनाज के क्षेत्र में अनुसंधान, इसमें रिसर्च की बहुत ही आवश्यकता है, विकास और विस्तार के लिए निवेश बढ़ाना, इतना ही इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक उपायों के साथ साथ इसके पूर्ण विकास की योजना निहित है। चाहे आप देखिए कि हम इसको, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मोटा अनाज क्यों कहते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, कांकुन, चीना, सांवा, कोदू आदि शामिल है। इस सहारा जो अफ्रीका है और एशिया में लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसलों के रूप में उगाते हैं। मोटे अनाज को गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसा कि इसका इस्तेमाल भोजन, चारा और जैव ईंधन बनाने के लिए होता है। और इसके साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो माइलेट हुआ है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इसकी धूम है, जगह जगह के ऊपर। अभी भी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को एक बोझ भी दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, जिसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स में जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए गए, मोटा अनाज, बाजरा, ये अभी बजट सेशन के तहत ही था कि इसको लोकसभा के संसद टीवी से प्रसारित भी किया गया था और कई इसके जगह जगह के ऊपर कार्यक्रम भी हुए हैं कि मोटा अनाज और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट, और इसमें भी आप देखिए कि बढ़ावा मिला है और ये भी एक बहुत बड़ी पहल है और इसके बहुत महत्वपूर्ण फायदे भी हैं। देखिए, बाजरा जो है लौह लवण से भरपूर होता है, इसलिए शरीर में ये खून की कमी को दूर करने में सहायता देता है। वहीं ज्वार शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा होता है और इसकी कैल्शियम, खून के लिए इसमें जो फॉलिक एसिड होती है, अन्य चीज़ों को ये हम लोगों की जो हेल्थ है इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मोटे अनाज आवश्यक जो हमारी अमीनो एसिड है और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन और खनिज फाइबर से भरपूर होते हैं। चावल और गेहूं की आटे की तुलना में मोटे अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और आहार फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन, जो हमारा तंत्र है उसको पचाने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो मोटा अनाज एक बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट से, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया भी हमारा G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो भारत मैं अभी आपको शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो विश्व पटल पर है और जो विश्व गुरु का जो सपना था वो जल्द ही इस सपने को हम पूरा करने जा रहे हैं। और जगह जगह हम हर फील्ड में, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पे कहीं पे प्रतिभागियों की कमी नहीं है। सभी फील्ड में, एजुकेशन में, रोजगार में, किसी भी चीज़ में, हेल्थ में, स्कूल्स में, किसी भी चीज़ के अंदर हमारा भारत अग्रसर है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे भी बढ़ रहा है स्पोर्ट्स में और अपने लक्ष्यों को, अटल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल। हम विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर हैं। कवि जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।